नमस्कार और हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम पादप कोशिकाओं की अद्भुत दुनिया में झांक रहे हैं, खास तौर पर उनके अंदर काम करने वाले छोटे-छोटे अंगों मतलब अंगकों पर। और हमारा मकसद है उन खास बनावटों और कामों को समझना जो एक पौधे की कोशिका को परिभाषित करते हैं। हम कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पर ध्यान देंगे। सोचिए, ये छोटी-छोटी संरचनाएं मिलकर कैसे एक पूरे पौधे को जीवन देती हैं। कितना दिलचस्प है। बिल्कुल। और देखिए, पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक तो होती हैं, मतलब उनमें एक व्यवस्थित केंद्रक होता है, पर ये जंतु कोशिकाओं से काफी अलग है। हाँ, क्या मुख्य अंतर है? मुख्य अंतर है एक मजबूत बाहरी दीवार जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, फिर ऊर्जा बनाने वाले क्लोरोप्लास्ट और अक्सर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका भी होती है, जिसका जिक्र आज के नोट्स में उतना नहीं है, पर वो भी अहम है। अच्छा। और इन अनोखे अंगकों को समझना जीव विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही संरचनाएं पौधे के जीवन का आधार है, पर्यावरण में उनकी भूमिका और समझिए कि हमारे भोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति। ये कोशिका का सबसे बाहरी कवच है। लगता है काफी जटिल है, कई परतों वाला। हाँ है। नोट्स बताते हैं कि इसमें मध्य पटलिका होती है, हाँ। जो सीमेंट की तरह कोशिकाओं को चिपकाती है। हाँ बिल्कुल, वो गोंद की तरह है दो कोशिकाओं के बीच। अच्छा, फिर आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो पतली और लचीली होती है, खासकर जब कोशिका बढ़ रही हो। सही। और अंत में कुछ कोशिकाओं में एक मोटी और सख्त द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है जब कोशिका का बढ़ना रुक जाता है। और इसका मुख्य मटेरियल सेलुलोज है। पर मेरा सवाल यह है कि ये दीवार एक ही समय में इतनी मजबूत और थोड़ी गतिशील कैसे हो सकती है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। आप इसे एक तरह का डायनामिक एक्सोस्केलेटन मान सकती हैं। डायनामिक एक्सोस्केलेटन? हाँ, मतलब इसे अंदर के भारी दबाव, जिसे स्फीति दाब कहते हैं, उसे झेलने लायक मजबूत होना चाहिए, पर साथ ही पौधे को बढ़ने देने के लिए थोड़ा लचीला भी। तो ये मजबूती आती कहाँ से है? सेल्यूलोज से? हाँ, इसकी ताकत का राज है सेल्यूलोज के लंबे मजबूत रेशे। आप समझिए, जैसे कंक्रीट में सरिया होता है ना, वैसे ही। अच्छा, सरिया की तरह। ये रेशे प्राथमिक दीवार में काफी होते हैं और द्वितीयक दीवार में तो और भी ज्यादा। फिर इन रेशों को आपस में जोड़ने और एक नेटवर्क बनाने का काम करते हैं हेमीसेल्यूलोज जैसे थोड़े लचीले अणु। ओके। और इस पूरे ढांचे को एक जेल जैसे पदार्थ पेक्टिन में समझिए डुबोया जाता है। वो इसे थोड़ी नमी और लचीलापन देता है। और वो सख्ती द्वितीयक दीवार वाली? हाँ, जब कोशिका को और ज्यादा मजबूती चाहिए होती है, खासकर द्वितीय दीवार में, तो लिग्निन नाम का एक बहुत सख्त मतलब लकड़ी जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। ये दीवार को कठोर और पानी के लिए लगभग अभेद्य बना देता है। वाह, तो ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक पूरी सक्रिय संरचना है। इसके मुख्य काम क्या है फिर? सिर्फ मजबूती देना? नहीं, सिर्फ मजबूती नहीं, इसके काम बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला तो है यांत्रिक सहारा। ये कोशिका को एक निश्चित आकार और मजबूती देती है, जैसे हमारे शरीर को हड्डियां देती हैं। ठीक है। दूसरा, ये बाहरी खतरों से बचाती है, जैसे कोई बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या कोई भौतिक चोट। तीसरा, इसमें छोटे छोटे रास्ते होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं उन्हें, जिनके जरिए कोशिकाएं आपस में संदेश और जरूरी चीजें भेज सकती हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल। हाँ, कह सकते हैं। चौथा, ये कोशिका के बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, मतलब दीवार कब और कैसे ढीली पड़ेगी यही तय करता है कि कोशिका कितनी बड़ी होगी। ओके। पानी के संतुलन में भी इसका बड़ा हाथ है। ये कोशिका को पानी के दबाव से फूलने में मदद करती है, वो स्फीति दाब बनाने में और उसे फटने से बचाती भी है। और अंत में ये रक्षा की पहली दीवार भी है, खासकर जब लिग्निन जैसी चीजें इसे और मजबूत बना देती हैं। समझ गया। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है प्लाज्मा झिल्ली। नोट्स से कोशिका द्रव्य को घेरने वाली चयनात्मक रूप से पारगम्य फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। मतलब ये एक तरह की चौकीदार है जो तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। चौकीदार एक अच्छा शब्द है इसके लिए। ये चयनात्मक रूप से पारगम्य वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? स्रोत में अलग अलग तरह की पारगम्यता का जिक्र है, जैसे अर्ध पारगम्य, स्वतंत्र रूप से पारगम्य। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, चयनात्मक रूप से पारगम्य सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि झिल्ली कुछ चीजों को, जैसे पानी या छोटे अणुओं को, तो आसानी से आने जाने देती है। ठीक है। लेकिन दूसरी चीजों के लिए, जैसे बड़े अणु या आयन, उनके लिए उसे खास दरवाजों या पंपों की जरूरत होती है। ये दरवाजे और पंप प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, तो ये कोशिका भित्ति से अलग है? हाँ बिल्कुल। कोशिका भित्ति तो स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है, मतलब छोटे अणुओं के लिए वो लगभग खुली होती है। और अर्धपारगम्य? अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ विलायक जैसे पानी को जाने देती है, विलय को नहीं। और अपारगम्य का मतलब तो साफ है, कुछ भी पार नहीं जा सकता, जैसे पौधे की सतह पर क्यूटिन की परत होती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली बनी किस चीज से है? नोट्स में फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल्स, प्रोटीन का जिक्र है। हाँ, इसका मुख्य ढांचा फॉस्फोलिपिड नाम के अणुओं की 2 परतों से बना होता है। इनमें खास तरह के स्टेरॉल्स भी होते हैं, जैसे बीटा सिटोस्टेरॉल, जो जंतु कोशिका के कोलेस्ट्रॉल जैसे होते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जैसे? हाँ, ये झिल्ली को सही तरलता, मतलब ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा बहने वाली, बनाए रखने में मदद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ढेर सारे प्रोटीन होते हैं। कुछ झिल्ली के आर पार होते हैं, कुछ सतह पर जुड़े होते हैं। यही प्रोटीन असल में ट्रांसपोर्टर, सिग्नल रिसीवर और एंकर का काम करते हैं। तो ये चौकीदार झिल्ली करती क्या है? सिर्फ अंदर बाहर भेजना? नहीं, यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये पतली सी परत कितने सारे जरूरी काम करती है। सबसे मुख्य काम तो है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों पर सख्त नियंत्रण रखना। ये खास प्रोटीन चैनलों और पंपों के जरिए होता है। कुछ पंप तो जैसे प्रोटॉन पंप कोशिका की ऊर्जा का इस्तेमाल करके आयनों को एक तरफ जमा करते हैं। इससे एक तरह की बैटरी बन जाती है, जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों में होता है। बैटरी? वाह। हाँ, फिर ये बाहरी संकेतों जैसे हार्मोन या रोशनी को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर का भी काम करती है।
झिल्ली पर लगे कुछ खास अणु कोशिका की पहचान बनाने में मदद करते हैं। पहचान कैसे? मतलब वो मार्कर की तरह काम करते हैं जिससे दूसरी कोशिकाएं या अणु उसे पहचान सकें। और ये कोशिका को बाहर से चीजें निगलने में भी मदद करती है, उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अंदर बनी चीजों को बाहर निकालने में भी वो एक्सोसाइटोसिस है। अच्छा। और आखिरी में ये कोशिका के आंतरिक कंकाल साइटोस्केलेटन से जुड़कर कोशिका को आकार और स्थिरता भी देती है। कमाल है। अब आते हैं कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक पर। ये आमतौर पे कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है और कोशिका की सारी आनुवंशिक जानकारी मतलब डीएनए इसी में होती है। इसकी बनावट तो काफी विस्तृत लग रही है नोट्स में। हाँ, ये एक जटिल संरचना है। सबसे बाहर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे केंद्रीय आवरण कहते हैं। इसकी बाहरी झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की दूसरी संरचना से जुड़ी रहती है। अच्छा, जुड़ी होती है। हाँ, कंटीन्यूअस होती है। और इस आवरण में हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें केंद्रीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। छेद? ये तो खुला रास्ता हुआ फिर। नहीं, ये सिर्फ छेद नहीं है बल्कि बहुत ही परिष्कृत गेट है। ये खास प्रोटीन से बने होते हैं और बहुत सख्ती से नियंत्रित करते हैं कि कौन से अणु केंद्रक के अंदर या बाहर जा सकते हैं। सोचिए, ये आणविक स्तर के सुरक्षा द्वार हैं। आणविक सुरक्षा द्वार, ठीक है। और केंद्र के अंदर क्या होता है? अंदर एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें एंजाइम, निर्माण सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन, ये क्या है? क्रोमैटिन असल में डीएनए है जो हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर कसकर लिपटा होता है, जैसे धागा रील पर लिपटा हो। अच्छा, पैकिंग है डीएनए की। हाँ बिल्कुल, ये पैकिंग डीएनए को सुरक्षित रखती है और उसे व्यवस्थित करती है। इस क्रोमैटिन के कुछ हिस्से ज्यादा ढीले पैक होते हैं, उन्हें यूक्रोमैटिन कहते हैं। वहाँ के जीन सक्रिय होते हैं और कोशिका उनका इस्तेमाल कर रही होती है। और दूसरे हिस्से बहुत कसकर पैक होते हैं, वो हेट्रोक्रोमैटिन है। वहाँ के जीन आमतौर पर शांत या बंद होते हैं। नोट्स में केंद्रिका का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? केंद्रिका, हाँ, ये केंद्र के अंदर एक और घनी सी संरचना है, लेकिन इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। ये असल में राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। राइबोसोम फैक्ट्री? हाँ, राइबोसोम वो मशीनें हैं जो कोशिका में प्रोटीन बनाती हैं और केंद्रिका में ही राइबोसोम के जरूरी हिस्से यानी आरआरएनए और प्रोटीन इकट्ठे किए जाते हैं, असेंबल होते हैं। पादप कोशिकाओं में कभी-कभी एक से ज्यादा केंद्रिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो संक्षेप में केंद्रक के मुख्य काम क्या हुए? ये कंट्रोल कैसे करता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो केंद्रक कोशिका का मास्टर कंट्रोलर है। पहला और सबसे अहम काम है कोशिका की पूरी आनुवंशिक जानकारी यानी डीएनए को सुरक्षित रखना। दूसरा, जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये डीएनए की सटीक कॉपी बनाता है, इसे डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तीसरा, ये डीएनए में लिखी जानकारी को पढ़कर आरएनए अणु बनाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन है जो प्रोटीन बनाने के निर्देश होते हैं। अच्छा। चौथा, ये इन आरएनए संदेशों को प्रोसेस करता है ताकि वे इस्तेमाल के लायक बन जाएं। पांचवा, जैसा मैंने कहा, ये केंद्रिका में राइबोसोम बनाने का काम निर्देशित करती है। और छठा? और छठा, ये तय करता है कि कौन से जीन कब चालू या बंद होंगे। इससे कोशिका के सभी काम सही समय पर और सही तरीके से होते हैं। ये सचमुच कोशिका का कमांड सेंटर है। बिल्कुल। अब उन अंगकों पे आते हैं जो पादप कोशिकाओं को खास बनाते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ये कोशिका के सौर ऊर्जा संयंत्र है ना? जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि ये अरबों साल पहले स्वतंत्र रूप से रहने वाले साइनोबैक्टीरिया से विकसित हुए हैं जो किसी दूसरी कोशिका के अंदर रहने लगे, एंडोसिम्बायोसिस। हाँ, यही थ्योरी है। और इसीलिए ये अर्धस्वायत्त भी होते हैं। मतलब इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अपना डीएनए और राइबोसोम, वाह। हाँ, और इनकी बनावट भी इनके काम के लिए एकदम सही है। इनके चारों ओर भी एक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। ठीक है। अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण केल्विन चक्र के एंजाइम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अपने 70S प्रकार के राइबोसोम भी यही होते हैं। ये कोशिका द्रव्य के 80S राइबोसोम से थोड़े अलग होते हैं और हाँ, अपना गोलाकार डीएनए अणु भी। और नोट्स में थाइलाकोइड सिस्टम का जिक्र है, लगता है यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, थाइलाकोइड सिस्टम ही वो जगह है जहाँ सूरज की रोशनी को पकड़ा जाता है। ये स्ट्रोमा के अंदर मौजूद चपटी झिल्लीदार थैलियों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। थैलियों का नेटवर्क? हाँ, ये थैलियां अक्सर सिक्कों के ढेर की तरह जमी होती हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना? और कई ग्रेना आपस में पतली झिल्लीदार नलियों से जुड़े होते हैं, उन्हें स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। इन थाइलाकोइड झिल्लियों में ही क्लोरोफिल और दूसरे रंग द्रव्य होते हैं जो रोशनी सोखते हैं और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो रोशनी की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा मतलब एटीपी और NADPH में बदलते हैं। और थाइलाकोइड के अंदर की जगह उसे ल्यूमन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन जमा होने से वो अम्लीय हो जाता है, pH कम हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के मुख्य खिलाड़ी मतलब वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ होते हैं? इन्हीं झिल्लियों में? हाँ, वे सब इन्हीं थाइलाकोइड झिल्लियों में जड़े होते हैं। जैसे फोटोसिस्टम 2 या PS2 जो पानी के अणु को तोड़कर ऑक्सीजन निकालता है, वो ज्यादातर ग्रेना में पाया जाता है। अच्छा। फोटोसिस्टम 1 या PS1 जो ऊर्जा वाहक अणु NADPH बनाता है, वो ज्यादातर स्ट्रोमा लैमेली में होता है। इन दोनों को जोड़ने का काम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स करता है। और ATP सिंथेज नाम का एंजाइम जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके ATP बनाता है, वो भी इन्हीं झिल्लियों पर होता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही कुशल ऊर्जा रूपांतरण मशीनरी बनाते हैं। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण इनका मेन काम है। इसके अलावा भी कुछ करते हैं क्लोरोप्लास्ट? हाँ, प्रकाश संश्लेषण तो मुख्य काम है ही, लेकिन ये बड़े बहुमुखी अंगक हैं। ये स्ट्रोमा में अस्थायी रूप से स्टार्च के रूप में भोजन जमा करते हैं। अच्छा, स्टोरेज भी? हाँ, थोड़ा। ये कोशिका के लिए जरूरी वसा अम्ल, फैटी एसिड और कुछ अमीनो एसिड बनाने में भी मदद करते हैं।
क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जैसे रंग द्रव्य भी यहीं बनते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजन और सल्फर को पौधों के इस्तेमाल लायक रूपों में बदलने में और कुछ पादप हार्मोन बनाने में भी भूमिका निभाते हैं। इतने सारे काम। हाँ, और इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होना और इतने सारे अलग अलग काम करना, ये सब उनके स्वतंत्र अतीत मतलब एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति की ओर ही इशारा करता है। समझ गया। आखिर में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, कोशिका के पावर हाउस या ऊर्जा घर। ये क्लोरोप्लास्ट से छोटे होते हैं, लेकिन ये भी बहुत गतिशील होते हैं और अपना आकार बदल सकते हैं। हाँ, और क्लोरोप्लास्ट की तरह इनके चारों ओर भी दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली काफी छिद्रपूर्ण होती है, मतलब उसमें पोरेन नाम के प्रोटीन होते हैं जो छोटे अणुओं को आसानी से अंदर बाहर जाने देते हैं। ठीक है, और भीतरी झिल्ली? लेकिन भीतरी झिल्ली बहुत खास होती है। एक तो वो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है, जिससे क्रिस्टी नाम की तहें बनती हैं। क्रिस्टी? हाँ, क्रिस्टी। ये तहें सतह क्षेत्र को बहुत बढ़ा देती हैं। और दूसरी बात, ये झिल्ली बहुत चयनात्मक होती है, मतलब आसानी से किसी चीज को पार नहीं जाने देती। इसी भीतरी झिल्ली पर कोशिकीय श्वसन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC होती है। तो क्रिस्टी ज्यादा जगह बनाती है ऊर्जा उत्पादन के लिए? बिल्कुल, ज्यादा सतह मतलब ज्यादा ETC कॉम्प्लेक्स और ज्यादा ATP बनाने की क्षमता, और दोनों झिल्लियों के बीच की जगह को अंतर झिल्ली स्थान कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स सन के दूसरे चरण यानी TCA चक्र या क्रेब्स चक्र के एंजाइम होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। ये फिर से उनकी संभावित एंडोसिम्बियोटिक उत्पत्ति का संकेत है। वैसे पादपों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जंतुओं की तुलना में काफी बड़ा और जटिल हो सकता है। अच्छा, ये तो नई बात है। खैर, इनका मुख्य काम कोशिकीय श्वसन कैसे होता है, इसे जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। कोशिकीय श्वसन असल में भोजन जैसे ग्लूकोज से जो अणु मिलते हैं उनमें जमा ऊर्जा को कोशिका के इस्तेमाल लायक ऊर्जा यानी ATP में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक। ये कई चरणों में होती है। पहले मैट्रिक्स में TCA चक्र भोजन के अणुओं को तोड़कर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन वाहक बनाता है, जैसे NADH और FADH2। फिर ये इलेक्ट्रॉन वाहक अपने इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली पर मौजूद इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC को दे देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस श्रृंखला में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से दूसरे पर जाते हैं, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके प्रोटॉन मतलब H+ आयन मैट्रिक्स से अंतर झिल्ली स्थान में पंप किए जाते हैं। तो प्रोटॉन एक तरफ जमा हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे अंतर झिल्ली स्थान में प्रोटॉन का एक जमावड़ा, एक ग्रेडियंट बन जाता है, जैसे बांध में पानी जमा होता है। ठीक है। फिर अंत में ये प्रोटॉन एक खास एंजाइम ATP सिंथेज के जरिए वापस मैट्रिक्स में आते हैं और इस बहाव की ऊर्जा का इस्तेमाल करके ATP बनाया जाता है। ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और बहुत बहुत कुशलता से ऊर्जा निकालती है। क्या ऊर्जा बनाने के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के और भी काम है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से ये दिलचस्प सवाल उठता है कि ये छोटे से अंगक इतने सारे काम कैसे संतुलित करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं ये? ऊर्जा उत्पादन के अलावा ये कोशिका के लिए जरूरी कई दूसरे अणुओं के निर्माण में भी मदद करते हैं, जैसे कुछ अमीनो एसिड और हीम। हीम वो है जो हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम का हिस्सा होता है। ओके। ये वसा अम्लों को तोड़कर ऊर्जा निकालने का काम भी करते हैं, उसे बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं। पादप माइटोकॉन्ड्रिया एक और प्रक्रिया प्रकाश श्वसन में भी शामिल होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी है। इसके अलावा ये कोशिका में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कुछ प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन अणुओं ROS को बनाते हैं जो सिग्नलिंग में काम आते हैं, और यहाँ तक कि कोशिका की प्रोग्राम्ड मृत्यु यानी एपोप्टोसिस की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाते हैं। बाप रे, इतने सारे काम। तो आज हमने पादप कोशिका के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर नजर डाली। वो मजबूत कोशिका भित्ति, वो चतुर प्लाज्मा झिल्ली, कंट्रोल सेंटर केंद्रक, सौर ऊर्जा संयंत्र क्लोरोप्लास्ट और ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ। ये सब मिलकर एक जटिल और अविश्वसनीय रूप से कुशल मशीनरी बनाते हैं जो पौधे को जीवित रखती है। और कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचनाएं ही पौधों को जंतुओं से इतना अलग बनाती हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? ये वास्तव में दिखाता है कि एक अकेली कोशिका के अंदर कितनी जबरदस्त जटिलता और तालमेल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन स्रोतों से एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो है इन सभी अंगकों के बीच का गहरा रिश्ता और संवाद। ये अलग थलग काम नहीं करते। हाँ, ये तो है। क्लोरोप्लास्ट में बनी शर्करा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होती है। केंद्रक जीन अभिव्यक्ति के जरिए इन सभी अंगकों के काम को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति से मिलने वाले संकेतों का जवाब देती है। भले ही इनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हों, ये लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बदलते रहते हैं। शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, कोशिका अपने इन सभी अलग अलग हिस्सों को कैसे एकीकृत करती है, कैसे समन्वय बिठाती है ताकि वो एक सामंजस्यपूर्ण जीवित इकाई के रूप में काम कर सके। सेलुलर इंटीग्रेशन, कोशिका का एकीकरण। हाँ, ये सेलुलर इंटीग्रेशन का सवाल वाकई में बहुत आकर्षक है।